अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और क्योंकि आज कई इलाकों में, कई शहरों में मतलब अबर आलूद था, तो चांद की जो शहादतें थी वो मौसूल नहीं हो रही थी। सिंध में चांद नजर नहीं आ रहा था, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में चांद नजर आया, लेकिन बहरहाल अब फाइनली ये तय हो गया है कि चांद दिख गया है, टेलीस्कोप से ही सही। और ये चांद कितनी खुशियां लेकर आता है, और ये कितनी मीठी ईद जो है ये बाकी लोगों के लिए किस कदर कड़वी होने जा रही है, क्योंकि ईद के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी होने वाली हैं। सुनने में ये आ रहा है कि कुछ कड़वाहट अभी से महसूस हो रही है। आज कुछ कड़वाहट हमें महसूस हुई सेनेट इंतखाबात में, जहां पे सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो अनइलेक्टेड अपॉइंट हो गए हैं एज चेयरमैन सेनेट, और डेप्यूटी में सैयद अरफान नासिर साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट थे। और इस पूरे प्रोसेस को बॉयकॉट किया पीटीआई ने। और पहले भी उन्होंने यही कहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटिशन लेके गए थे 5 उनके सेनेटर्स कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है। 11 सेनेटर्स ने अब तक अपना ओथ नहीं लिया है। अब कहा जाता है कि जो उनके सेनेटर, जो उनके स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, बाबर सलीम स्वाति साहब, उन्होंने ओथ लेने से इनकार किया हुआ है, इसलिए वहां पर मामला डिलेड है। लेकिन मामला डिलेड हो ना हो, पूरा इलेक्टोरल कॉलेज अगर पूरा ना हो, आपके एक सूबे में 11 सीटों पर अभी तक सेनेट इंतखाबात के लिए ना लोगों आए सामने हो, तो फिर सेनेट में ये जो आप कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के, ये कितनी जायज होंगी और कितनी लीगल होंगी, इस पर बात करेंगे भी। लेकिन साथ साथ कम से कम आपको याद होगा कि पिछले सेनेट इंतखाबात में 2-3 कैमरे निकले थे वोटिंग जहां होती है वहां पर। और वो उस वक्त के जो मुर्तजा साहब थे, उन्होंने डिस्कवर किए थे, साथ साथ मुसद्दिक मलिक साहब उन्होंने भी डिस्कवर किए थे। उसके बाद ये आज कैमरों के बगैर हुआ या कैमरों के साथ, किस किस की लॉयल्टी टेस्ट हुई, किसकी नहीं हुई, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोमिन साहब। चांद रात मुबारक आपको, एंड आई होप दैट दिस ईद फाइंड्स यू वेल एंड हैप्पी एंड हेल्दी। एंड आई होप कि आगे भी आपके लिए मिठास भरी खबरें हों। लेकिन ये जो कड़वाहट घोल दी गई है आज के सेनेट इंतखाबात में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया सना जी, आपको आपको भी, आपके सारे फैमिली को और सारे पाकिस्तानियों को जो आपका टेलीविजन देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। अच्छा, इस तरह है कि आज जब सेनेट स्टार्ट हुआ तो अली जफर साहब ने उसको स्टार्ट करते हुए 2 आर्टिकल से जिक्र के कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60। ये दोनों का ताल्लुक सेनेट की फॉर्मेशन से है। आर्टिकल 59 बताता है कि सेनेट की फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है। उसमें उसने कहा कि 96 टोटल मेंबरान होने चाहिए। और ये याद रखें कि सेनेट जो है ना, ये डिसॉल्व नहीं होता। सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करता है। लोग आते हैं 3 साल 6 साल के लिए आते हैं, हर 3 साल बाद जो है ना एक बैच चला जाता है और दूसरा आ जाता है। ये उसमें आर्टिकल 59 में उसको इस चीज को सारा वाजे थी कि कितने टेक्नोक्रेट्स है, कितने जनरल है, कितनी खातून है और कितनी माइनॉरिटीज है, हम कब कब किस साल क्या होगा, ये उन्होंने बताया। फिर उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 60। अच्छा, आर्टिकल 60 जब स्टार्ट होता है, उसको वो स्टार्ट करता है, जो जो उसके अंदर स्टार्ट होता है वो होता है आफ्टर द सेनेट हैज बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। वो मतलब उसका फिक्र यहां से स्टार्ट होता है। आफ्टर द सेनेट हैज बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मीन्स कि जब सेनेट बाय लॉ पूरा कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, अगला सेंटेंस आता है इट शैल एट इज फर्स्ट मीटिंग, और फिर आगे बताता है कि भाई इसके अंदर इलेक्शन होने चाहिए चेयरमैन के और डिप्टी चेयरमैन के। अच्छा, ये याद रखें। अब इसके इससे पहले एक और चीज होती है मेरे ख्याल में, वो आर्टिकल 63 क्या है, 59 है, एक और है 56 या 60 समथिंग, जो बताता है कि इनका ओथ लेना भी होता है। जो नए सेनेटर आए होंगे उनका ओथ भी होगा। अच्छा, ये बातें जब हो रही थी तो जब अली जफर साहब ने ये सारी पॉइंट आउट की कि इसमें हो नहीं सकता, तो उसमें उसके बाद फिर खड़े हो गए थे हमारे लॉ मिनिस्टर साहब, और उन्होंने इन्हीं को करते हुए और आर्टिकल 60 को उन्होंने कहा कि आप इसके पैराग्राफ में आगे जाए कि द सेनेट शैल इलेक्ट अनदर मेंबर एज चेयरमैन और द केस मे बी डिप्टी चेयरमैन और वगैरह वगैरह, और ये कहते रहे कि ये, लेकिन वो देखिए पैराग्राफ जहां से स्टार्ट होता है उसके अंदर आपकी क्लॉज आ जाती है। उन्होंने एक रेफरेंस दिया था आर्टिकल 67 का। उन्होंने कहा था 67 है जिसमें वो बताते हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में कहते हैं।
अच्छा, उसमें उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में मेक 151 रूल। अब सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड होगा। तो ये जिस लिहाज से वो एक्सप्लेन करे तो वो नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि जी जब केपी का मिसाल दिया, उन्होंने कहा वहां पे जब वो ओथ नहीं लिया था, इस वजह से इलेक्शन कैंसिल हो गया क्योंकि वहां पे कंप्लीट नहीं था। तो अगर वहां कंप्लीट नहीं तो सेनेट भी कंप्लीट नहीं था, तो अगर वहां डिले हुआ यहाँ पे भी डिले होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के दरमियान में मैंने एक सवाल उठाया। मैं पहले मिला 2-3 जो मेजर लॉयर है, अली जफर से मिला, कामरान मुर्तजा साहब से मिला, और मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, ये इसाक डार साहब सबसे ओथ ले रहे हैं, और क्या एक आदमी जिसने खुद ओथ ना लिया हो, क्या वो सबसे ओथ ले सकता है? तो उन्होंने कहा, कामरान मुर्तजा ने तो फौरन कह दिया कि यही तो मैं भी कह रहा हूं, ये नहीं ले सकता, ये ओथ लेना भी गलत था। अच्छा, जब मैंने ये पॉइंट आउट किया तो मुझे कहा गया ये हफ्ता पहले ओथ ले लिया था। अब हफ्ता पहले क्या आपको पता था कि इन्होंने ओथ ले लिया? किसी को पता था कि ओथ ले लिया? मतलब ये लोग, अच्छा वहां पे वो अब सिग्नेचर भी कर रहे हैं और वहां पे वो भी सब कुछ कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन इस ब्लेटेंटली करना शुरू कर दिया है, जब हम पॉलिटिशियंस ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, चाहे वो किसी के कहने पे कर रहे हैं या अपने आप को प्रमोट करने के लिए या अपने मकसद हासिल करने के लिए, जब हम इस तरह के झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं उनके अलावा 3-4 जो बड़े बड़े नाम हैं सेनेट में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो इलेक्शन हो रहा है क्या ये सही हो रहा है, तो उन सब ने एग्री किया कि ये सही नहीं हो रहा। लेकिन ऑब्वियसली मैं एक दो प्रोग्राम में नाम लिया, लेकिन अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो बेचारे मजबूर थे, वो बेचारे मजबूर थे इसके खिलाफ खड़े। अब इसमें मैं समझता हूं हम भी शायद उस जगह पे हो तो मजबूर होंगे, लेकिन ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए। या हमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लॉयल होना पड़ेगा, या हमें अपनी पार्टी की गलत लाइन को टो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को जगह जगह कत्ल करना पड़ेगा। जब हम इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल करते फिरेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को मारते फिरेंगे, तो फिर मुझे एक बात बताएं, हम किस बात का वो करें? फिर तो यहाँ पे माइट इज राइट वाली बात है, और एक्चुअली इन प्रैक्टिकल माइट इज राइट हो रहा है। जब 2 असेंबलीज के इलेक्शन की बात आई थी तो माइटी राइट ही हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो हुआ था। आज भी माइटी राइट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। हालांकि इनके पास इतने नंबर थे कि अगर डिले कर लेते, और एक बात याद रखिए, गिलानी साहब बड़े अच्छे इंसान है, उनके बनने से किसी को एतराज नहीं था। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है ना, इसको तो कम से कम पूरा कर लिया करें। हम जो पॉलिटिशियंस हैं, हम ही कम से कम इसका ख्याल रखिए, और अगर कोई नहीं रखता तो ना रखे, हम तो कम से कम इसका ख्याल रखें। अच्छा मोहम्मद साहब, क्योंकि यही चीज रिपीट हुई थी, या हम अगर थोड़ा सा पास में चले जाएं तो नेशनल असेंबली के भी जब इलेक्शन हो रहे थे, जिस तरह स्पीकर के, डेप्यूटी स्पीकर के, तो वहां पे भी यही मामला उठाया गया था। उस वक्त भी उमर अयूब साहब ने उठ के यही कहा था कि हमारी विमेन अभी जो नशिस्तें हैं वो हमें नहीं मिली हैं, अभी क्वोरम पूरा नहीं है, अभी आप मत ये करिए। फिर भी हुआ वो इलेक्शन में, आपने हिस्सा डाला। इस बार इलेक्शन में हिस्सा ना डालने की क्या वजह थी? मतलब आप लोग वहां मौजूद थे लेकिन आपने बॉयकॉट किया। देखिए, हम लोग जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का हम लोग हिस्सा जरूर है। इसके बावजूद कि वहां पे नहीं हुआ, वहां पे फिर भी देखिए वहां पे, अच्छा जो जो नेशनल असेंबली का मसला है, नेशनल असेंबली में ये नहीं लिखा हुआ कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट नेशनल असेंबली। तो उसमें आपको पता है कि हमेशा नेशनल असेंबली में बाज लोग मुख्तलिफ जगहों से वो करके आते हैं और फिर अपने वो क्या करते हैं, सीटें छोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन तो आप उसमें ये स्टार्ट यहां से नहीं होता। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 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 आर्टिकल है वो यहां से नहीं स्टार्ट होता है कि नेशनल असेंबली ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। उसमें यही होता है कि जो लोग हैं आप उनके साथ उनका ओथ ले ले। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, जब वहां पे आप लोग इलेक्शन करवा सकते हैं तो व्हाई नॉट हियर? जब आप पंजाब में करा सकते हैं, व्हाई नॉट हियर? लेकिन एक और सवाल भी था ना मेरा, फर्ज करें ये अगर पंजाब के आधे सेनेटर्स ना होते तो क्या होता? अगर सिर्फ के आधे सेनेटर्स होते तो क्या होता? अगर बलूचिस्तान के आधे सेनेटर्स ना होते तो क्या होता? मैं तो समझता हूं कि शायद बलूचिस्तान और केपी को ये लोग
हमेशा साइडलाइन कर लेते, लेकिन पंजाब में होता तो ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मसला हो जाता। तो जिस तरीके से अच्छा जो ठीक है, जो एक इम्प्रेशन आप दे रहे हैं वो आप अच्छा ठीक है। नहीं दे रहे। और एक और बात याद रखिए, हम्म। जो सेनेट है ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे है, ये हर जी। एक 4 सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो आज वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी, तो दैट मीन्स ठीक आपने है। उसका भी उस चीज को भी नजरअंदाज किया कि सेनेट जो है वो फेडरेशन की अलामत है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो आपने वहां पे भी अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ सेनेट ओके, भेजा है। लेट मी स्टॉप यू हियर, क्योंकि सेनेटर कामरान मुर्तजा जिस तरह से आप बात कर रहे थे, आपने उनसे एडवाइस दी थी, तो हम भी जरा उनसे एडवाइस दे देते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, चांद रात मुबारक आपको बहुत बहुत। लेकिन ये जो कड़वाहट आज सेनेट के इंतखाबात ने घोली है, पता नहीं ये कब तक कितनी चीनी खानी पड़ेगी इसको हजम करने के लिए। आज मतलब नो गेसेस के प्रिजाइडिंग अफसर आज इसहाक डार साहब थे, अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइवेटाइजेशन में भी वो हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी वो हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी वो हैं, और आज ओथ भी उन्होंने लिया। उन्होंने ओथ खुद लिया है या नहीं लिया, ये भी एक सवाल है। फिर आर्टिकल 60 जो कहता है कि ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, आपका इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, आपके एक सूबे से 11 मेंबर्स ने अभी तक ओथ नहीं लिया है। सो इन एनी केस ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज देखते हैं आप। और आप ये डार साहब के हवाले से क्या कहिएगा कि उन्होंने ओथ ले लिया था 1 हफ्ता पहले? नहीं, उसमें ये चीज़ को मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था। मैं 2-3 दफ़ा मैंने अपना खड़ा भी हुआ हूँ और हाथ भी खड़ा किया है, फिर उसके बाद जो है माइक भी ऑन किया है, मगर मुझे बावजूद कमिटमेंट की जो है वो फिर माइक नहीं दिया गया। देखिए 2-3-4 बातें हैं। एक तो हम दस्तूर को मुसलसल वायलेट कर रहे हैं और इसमें हम इतने आदी हो गए हैं कि अब इंशाल्लाह ताला जो ना हमसे अगर किसी ने दस्तूर को वायलेट करना सीखना हो तो वो हमसे राब्ता करे। तो इसहाक डार साहब जो है जब किसी ने वोट नहीं दिया होता तो वो स्ट्रेंजर इन दी हाउस कहलाता है। अच्छा, इसमें अब इंसिडेंटली आधे लोग स्ट्रेंजर इन दी हाउस थे और आधे लोग जो है ना वो स्ट्रेंजर इन दी हाउस नहीं थे, यानी जिनके बाकी 3 साल रह गए हैं वो सेनेटर थे और वो अंडर ओथ थे और बाकी लोग अंडर ओथ नहीं थे। इसहाक डार साहब जो है वो अंडर ओथ नहीं थे। तो जो शख्स अंडर ओथ नहीं होता, मेरा ओपिनियन ये है कि वो दूसरे को भी ओथ नहीं दे सकता। तो एक तो ये इसमें मसला था। दूसरा इसमें उससे भी बड़ा मसला जो है आपका वफाक का एक यूनिट जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जो 3 साल के बाद होती है, यानी 11 सेनेटर्स, वो लाजिम है। वरना जो है ना ये फेडरेशन की जो नुमाइंदगी है एक यूनिट, वो डिफेक्टिव है। उसको जो है ना वो हमने अंग्रेजी की आड़ में या अल्फाज की आड़ में जो है हमने उसको भी किल कर दिया आज। तो जीत तो जाना था अपना यूसुफ अजहर गिलानी साहब ने, उनके पास मेजॉरिटी थी, मगर मेजॉरिटी के नाम पे दस्तूर को जो है इस तरह से उसके साथ खिलवाड़ जो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं थी। हम कोई भी शायद PTI भी जो है ना वो इस हैसियत में नहीं थी, या सुन्नी ताज काउंसिल के हैं कि वो उनको जो है ना सुप्रीम टेस्ट दे सकती है। हम तो खैर कहीं जिक्र में नहीं है। हमारे इस वक्त तक 5 लोग हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो जाएंगे, मगर हम कहीं पे मैटर नहीं कर रहे हैं। मगर जो कुछ मैटर जो कर रही है बात वो ये है कि हमने दस्तूर को बांगे दोहल जो है हमने वायलेट किया है और शायद आइंदा भी करते रहें। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हरकत हो रही हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये 5 सेनेटर्स गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल, और उन्होंने ये काबिल समाअत भी करार दी है इस पिटिशन को, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी इलेक्शंस आज ही हुए, ईद के बाद हो जाते, नंबर्स तो इनके पास पहले भी थे। मतलब ये इतनी जल्दी आपको क्यों लगता है कि ये करना है और कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के ही करना है? देखिए उससे पहले भी हम कॉन्स्टिट्यूशन मजीद भी तोड़ चुके हैं। वो हमने इस सेनेट को जो है इनएक्टिव कर दिया था 11 तारीख के बाद, 11 मार्च के बाद। 11 मार्च के बाद से आज तक जो है वो हाउस ऑफ फेडरेशन जो है वो इनएक्टिव था या इनफेक्टिव था। ये काम जो है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जब से ये 2 हाउसेज का ईवान बना, 2 हाउसेज बने हैं, उसमें जो है ये कभी नहीं हुआ था। मुशर्रफ के दौर में, मार्शल्ला के दौर में, जब एज ए होल उसको सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा हमने जो है किसी जमहूरी दौर में या किसी सो कॉल्ड जमहूरी दौर में इस तरह से इनएक्टिव जो है ना वो कभी नहीं हुआ। तो इससे पहले तो हमने ये किया हुआ था।
अब मैं बजाते खुद जो है ना, मैं समझता हूँ कि अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए पार्लियामान के मामले में, मगर इसमें पीटीआई का किरदार भी कोई अच्छा नहीं था। पीटीआई 2 फोरम से अपना केस लूज कर गई थी और उसके बाद अगर वो वोट दे देती तो कोई ऐसी क़यामत नहीं आनी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको अनडू कर देती, वो जो रिजर्व सीट्स के लोग हैं, तो वो वोट के बावजूद जो ना अनडू हो जाते। तो उन्होंने भी गलत किया, पीटीआई के पार्ट में भी दस्तूर की वायलेशन थी और बाकियों के पार्ट में भी। तो सब ने मिलजुल के जो ना हमने कसम खाई हुई है कि हमने जो ना दस्तूर के मुताबिक अमल नहीं किया। तो इसका फिर हल क्या निकलेगा कामरान मुर्तज़ा साहब? अगर तो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं ओथ ले रहे उनके स्पीकर बाबर सलीम स्वाति साहब, और यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था, वो कहेंगे आपको कि हमें तो ऐवान बाला को तो चलाना है, मुल्क को तो चलाना है, अब इनकी जिद के आगे तो हम नहीं कर सकते। तो ये कोई दलील बनती आपको दिखाई देती है हुकूमत के तौर पर? और क्या ये हमेशा इन द हिस्ट्री, आपको भी याद होगा पिछले सेनेट इंतखाबात में जिस तरह कैमरे निकले थे, उस वक्त मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, अब नहीं है, और मुसद्दिक मलिक साहब को वो कैमरे मिले थे 2 या 3। तो अब वो उस वक्त लॉयल्टीज चेक होती थी, इस बार लॉयल्टीज भी नहीं चेक हुई, सब कुछ मामला अनइलेक्टेड अनअपोज्ड चला। ये हम थोड़ा आगे बढ़े हैं या थोड़ा और पीछे हो गए? नहीं, हम बहादुर जनक जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद हमने रिवर्स लगाया हुआ है। जिस वक्त पाकिस्तान बना था, उस पाकिस्तान बनाते वक्त जो है वो हमसे अच्छे लोग थे, और हर आने वाले दिन में जो है वो अच्छे लोगों की अच्छाई है वो कम होती है, और शायद हम जो है वो पीक पे पहुंच गए हैं, जो इस हवाले से, जो नेगेटिव हवाले से। तो हर आने वाला दिन जो है ना वो खराब हो रहा है। हमारी हर गलती जो है ना, जो हम जिस चीज़ को गलती समझते हैं, उसमें अभी भी सिर्फ आप कर सकती हैं, कामरान मुर्तज़ा नहीं कर सकता। जब मैं बात करूँगा, जब आप बात करेंगी तो वो कामरान मुर्तज़ा वो गलती कर सकता है, आप नहीं कर सकती। हमारे यहाँ जो है ना अखलाकियात का बहरान है। हमारे यहाँ जो है वो हर गुनाह जो है वो दूसरे के साथ होता है, हमारे अपने साथ नहीं होता। हमारे जो है बाबा इजाद भी बहुत नेक लोग थे, अच्छे लोग थे, उन्होंने भी कोई गलतियाँ नहीं की थी, और इसी तरह जो हमारी औलादों में भी कोई गलतियाँ करने के लिए पैदा नहीं हुआ, आप भी वो हो सकती है। तो हमारा जो ये जो सोच का अंदाज है ये बहुत तबाहकुन है, और ये तबाहकुन सोच का अंदाज जो है ये पाकिस्तान को ख़राब कर रहा है। इसमें अदारे भी मुलव्विस हैं, इसमें हम भी मुलव्विस हैं, इसमें आप भी मुलव्विस हैं, इसमें हम सारे लोग अपनी अपनी जगह पे गुनाहगार हैं। लेकिन कामरान साहब, अब तो मतलब मामलात ऐसे हैं कि ईद के बाद ये पता चलेगा कि क्या मतलब मामला यूनाइटेड फ्रंट की तरफ जा रहा है, जिस तरह मोहम्मद साहब बेहतर बता सकेंगे। लेकिन क्योंकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंडर द बैनर ऑफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये और JUIF का भी नाम आ रहा है कि आप लोग यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे ऑपोजिशन का, फिर एक मतलब जाहिर है कि आप स्ट्रीट एजिटेशन शुरू करेंगे। क्या JUIF का इसमें कोई किरदार होगा सेकंड फेज में, या आप समझते हैं कि कोई फायदा नहीं है? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत सिर्फ अपने इंतखाबात फॉर्म 45 फॉर्म 47 को ठीक करने की है, या इस मुल्क की सिमत दुरुस्त करने की है? मसला हमारे साथ ये है कि हमारा जो पहला वाला एक तजर्बा है, इसमें आपने देखा कि 18 के बाद जो जितनी भी मूवमेंट थी उसकी जो ना हमने चलाई, उसके रूह रवां जो है मौलाना साहब थे, मगर उसका नतीजा क्या निकला कि हम बाहर हैं और बाकी अंदर हैं। तो हम किसी ऐसे मजीद तजर्बे के लिए जो वो अब तैयार नहीं है। हमारे साथ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी उस इंतज़ाम में जो है वो एक अजीब-ओ-गरीब मामला है। 1000 से कम जो जिसमें हम हारे हैं सीटों पे, उनकी तादाद तकरीबन 10 बनती है। 2000 से कम जिनसे हारे हैं उनकी तादाद 20 बनती है, और सब के सब में अल्लाह के फजल से हम हारे हैं, कोई और नहीं हारा। लेकिन ये बिल्कुल इंसिडेंटली भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ये जो 500, 700, 800, 1200 से हम हारे हैं उसमें से कोई दूसरा भी हार जाता, तो तमाम की तमाम हार हमारे मुकद्दर में थी। तो ये इंतज़ाम जो है वो शायद उस इंतज़ाम में हम फिट नहीं थे। तो हम किसी ऐसे आइंदा के इंतज़ाम के लिए भी जो है वो तैयार नहीं है कि जिसमें जो है वो कोई दूसरी पार्टी जो है वो आके वो जगह ले ले, और हम जो है फिर जो है बाहर जो है वो दूसरी की तरफ से खिड़की बांध के जो है वो देखते रहें। तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी जदोजहद करें, वो अपनी जदोजहद करें, तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा, बजाय ये कि मिल के चलें। हम अपना अपना वो चलते हैं। पिछली दफ़ा भी हमने ये जो किया वो मेरा ख्याल है कि उसका नतीजा जो है वो JUI के हक़ में तो कोई भी नहीं निकला।
अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं मोहम्मद साहब का जानना चाह रही हूँ, लेकिन वक्त का थोड़ा एक छोटा सा सवाल अगर आपसे मैं कर लूँ, क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात को बड़ा इशू बनाया कि कुछ ऑफिसर्स की या ब्यूरोक्रेटिक या आईजीज का जो तबादला चाह रहे थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने शायद मरीम नवाज शरीफ ने उनको मना कर दिया, तो आज उन्होंने बड़ा धमकियां मोएज एक ट्वीट भी लिखा, उस पर बात भी की। आपको लगता है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग में नूह में ये आवाजें जरा जोर पकड़ती जा रही है, स्पेशली वो जो लूज कर गए थे और अब वो करंट सेटअप को भी बुरा कह रहे हैं? क्या ये भी कोई तूफान का पेश खेमा है कि मतलब ये कोई मतलब बार्गेनिंग चिप है कि इमरान खान साहब को रिलीफ दिया तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं? देखिए सना दीदी, इस बात को माइंड मत कीजिए कि ये मौजूदा सेटअप भी जो है वो ये तसलसल है केयर टेकर्स का। आप देख लीजिए कि केयर टेकर्स में जो भी जो ना वो ब्लू आइड थे या हैं, वो फिर जो ना वो किसी न किसी बहाने इनसे भी जो ना वो उनको मुंतखब नुमाइंदों की अब शक्ल दे दी गई है और इस तरह से कर दिया गया है। तो यकीनन जो ना कि अब नून में भी बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि क्या हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। तो अब ये खोने और पाने की बात है, क्योंकि ये सोच की बात है कि क्या खोया है और क्या पाया। तो मेरा ख्याल ठीक है है इसमें पाकिस्तान में सोचना चाहिए सब साथियों को कि जमहूरियत के नाम पे हमने क्या खोया और क्या पाया। मोहम्मद साहब, ये आपके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे आपके जलसों को, लेकिन आपके तो कह देंगे हम अलग अलग ही अपना मुकदमा लड़ें, अलग अलग अपना एहतजाज दर्ज कराएं। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब, जिस तरह से आपने खुद कहा कि आपने लीगल एडवाइस ली इनसे, इन्होंने भी आपसे अग्री किया, तो ऐसे लोग आपके साथ होंगे तो बेहतर नहीं होगा? देखिए, इस तरह है कि हम दोनों पार्टियां और जमात इस्लामी और चंद एक और पार्टियां, एक्चुअली सारी की सारी पार्टियां जो है ना, सारी कंप्लेन कहती करती हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, ठीक है। लेकिन 3 पार्टियां ऐसी हैं जो कि कहती हैं कि जो धांधली हुई है कोई बात नहीं, हमें आगे जाना चाहिए, वो है PMLN, पीपल्स पार्टी और NPM। लेकिन बाकी सारी जमातें वो कहती हैं कि धांधली हुई है, लेकिन वी आर नॉट ओके विद इट। इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए और फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए कि जब भी हो, जैसे भी हो, हम सबको एक्सेप्टेबल हो। देखिए, हार जीत होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आपका हक कोई छीन रहा हो और आपको पता हो कि आप यहाँ जीत रहे थे, जो फॉर्म 45 के तहत जीत रहे थे, विच इज द इनिशियल स्कोर, वो आप जीत रहे थे, और फिर बाद में अगले दिन आपको हरा दिया जाए, चाहे वो JUI को हराया जाए या पीपल्स पार्टी को लाया जाए या PTI को हराया जाए, वो अपनी जगह है। तो वहां पे इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। अब उसके लिए हम लोग JUI अपनी जगह, हम लोग अपनी जगह, हम लोग समझते हैं कि इसके लिए पुरअमन एहतजाज होना चाहिए और मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल। ये वो लोग हैं जो वोट डालते हैं, जिनका हक, जिनके वोट का हक छीना जा रहा है, ठीक है, या उनका जिनको उन्होंने वोट डाला था, जिनको उन्होंने रिप्रेजेंटेशन बनाया था अपना, उनसे वो रिप्रेजेंटेशन ली जा रही है ना। तो उसके लिए जब हम खड़े होते हैं तो अलग अलग खड़े हो रहे, कोई बात नहीं है। ये याद रखें, ये 3 जमातें हैं जिनके पास अवाम के अंदर मैंडेट है। JUI है, उनका भी है, जमात इस्लामी है, उनका भी स्पीक पावर है, और PTI का भी बहुत ज्यादा स्पीक पावर। जमात हम बात करते हैं सेनेट इंतखाबात के और आने वाले दिनों में जो एहतजाज होने जा रहा है। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हुमायूं मोमिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेट इंतखाबात की बात हो गई, अब हम बात करें एहतजाज की। तो ये बताइएगा मोमिन साहब, कि एहतजाज, जमात इस्लामी के पास भी स्ट्रीट पावर है, आपके पास भी सो टू स्पीक है, वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी आपके साथ मिलेंगे, तो आपको लग रहा है कि आपको इजाजत मिल जाएगी एहतजाज करने की? क्योंकि यहाँ तो इजाजत जरा मुश्किल से मिलती है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो एक अलग बात है। देखिए, आप मुझे सही नहीं कह रही समझ हैं कि वैसे आजकल तो ये लोग, आप सही कह रही हैं कि आजकल तो ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी लिहाज से भी कोई इजाज़त नहीं देते, और इजाज़त इसलिए नहीं देते, जैसे अभी कामरान साहब भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि पाकिस्तान में आइन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक, आप ये समझे, शो केस है। इन रियल सेंस देयर इज नो आइन। हेलो, आवाज़ आ रही है अभी आपको? जी 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 मोहम्मद साहब, अब बोलिएगा, पहले आपकी आवाज चली गई थी जी। अच्छा,
देखिए, मैं ये कह रहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे तो आइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ एक शो केस है। तो ऑब्वियसली ये लोग तो हर वो काम करेंगे जो आइन के खिलाफ है, या जो वो माइट इज़ राइट वाली बात है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अगर आप मुझसे पूछे, हमारे डिफरेंसेस अपनी जगह, हमारे और लेट्स से JUI के डिफरेंसेस, या हमारे जमात इस्लामी से भी कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस तो, पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो रहते हैं। लेकिन ये जो कॉज है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, आई थिंक इट्स सच अ बिग कॉज कि जिसके लिए अब अगर हम लोगों का सबका जो डेस्टिनेशन है वो एक ही है, तो बाज़ दफ़ा बेहतर होता है कि इकट्ठे सफ़र करें। लेकिन अगर इकट्ठे सफ़र किसी वजह से नहीं करते, कि जैसे आपको पास्ट में, जैसे अभी कामरान साहब कह रहे थे कि इनको तल्ख तजुर्बा हुआ है PDM के साथ, उनको लीड करते हुए, और वो लोग इन सब को डिच करते हुए आगे कहीं और चले गए और इनको डिच कर दिया है। तो अगर उस लिहाज से करते, ये ज़रूर अकेले जाएं, सोलो करें। इनके पास अपनी स्ट्रीट स्ट्रेंथ है। इन्हीं की स्ट्रीट स्ट्रेंथ पे तो वो जो 4 लॉन्ग मार्च या जो भी हुआ था, वो इन्हीं की तो स्ट्रेंथ पे करते थे। सारे तो लोग इनके होते थे, वो लोग तो आके बस स्टेज पे चढ़ के तकरीर करके गायब हो जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इन रियल सेंस एक ज़बरदस्त चैलेंज होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, एक और वजह भी है उसकी, वो ये है कि इस गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं है। अगर उनके पास मैंडेट होता है तो ये मोहसिन नकवी, ये फैसल वावडा, ये काकड़ साहब, ये जो आज़ाद हुए हैं लेकिन वोट PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने दी है और MQM ने दी है, ये जो है ना, बगैर अगर इनके नीचे मैंडेट होता तो ये अपनी जगह खड़े होते, अपने ही लोगों को इलेक्ट करवाते। बड़ी स्ट्रेंथ होती है एक एक नंबर पे, एक एक सेनेट सीट की होती है। फैसल वावडा साहब आप ही के प्यारे थे सर। ये तो देखिए, फैसल वावडा साहब, देखिए फैसल वावडा साहब, मैंडेट ना होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि 2-3 लोग अगर आ गए हैं तो आपके मैं 4-5 नाम ले सकती हूँ जो आपके दौर में आए होंगे। अच्छा, मैं एक मिनट कामरान मुर्तज़ा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी इस पे कि ये मैंडेट है हमारे पार्टी में आ जाए, हमारे पार्टी के नाम पे आ जाए, एक बात है, लेकिन इंडिपेंडेंट आ जाए और पार्टी वाले उसको वोट दे, वो और बात है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब आपका मैं इनपुट चाहूंगी। ये मैंडेट है हुकूमत के पास और आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से बिजली के निर्ख बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के निर्ख बढ़ रहे हैं, हम अब एक मिड लेवल दोबारा IMF के साथ मोहम्मद औरंगजेब साहब एक और थोड़ा सा बड़ा हम उनसे 7-8 बिलियन का उनसे लेंगे कर्जा। आपको लग रहा है कि मामला कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कम से कम आवाम के लिए, ताकि एजिटेशन हो ना हो, आवाम खुश हो कि परफॉर्मेंस ही हो हुकूमत की जैसे तैसे? देखिए, जहाँ तक मैंडेट की बात है, मैंडेट की बात तो मैं कहता हूँ कि मैंडेट नहीं है। PTI कहती है मैंडेट नहीं है इनके पास, और बहुत सारी जमातें जो कहती हैं कि इनके पास मैंडेट नहीं है। मुमकिन है कि हम जो है दुरुस्त ना कह रहे हैं, तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि आप कहें कि जी आप दुरुस्त नहीं कहते, मगर हम जो है सियासी उसके लिए एक अपनी लेजिटिमेसी के लिए जो हम ऑडिट करवा देते हैं, और पूरे मुल्क में जो है ना वो ऑडिट हो जाए। इलेक्शन के 10-15% हल्कों का ऑडिट करवा दिया जाए, बात खत्म हो जाएगी। इनके पास मैंडेट होगा तो हम सारे इनको सलाम करेंगे कि जी आप जीते हुए हैं, आप इसको कंटिन्यू करिए, और अगर नहीं तो फिर इनको स्टेप डाउन होना चाहिए, स्टेप डाउन हो जाए। अब इस मामले का ताल्लुक जो है मीशत के साथ भी बहुत बड़ा है। इसके बगैर जो है मीशत आप जो है ना कभी भी सेट नहीं कर पाएंगे, और कभी भी किसी मुल्क में जब दूसरे मुल्क से बात करेंगे, जब आपको लेजिटिमेसी का मसला होगा, आप दूसरे मुल्क से बात नहीं कर सकेंगे। वो भी जानते हैं कि ये जायज़ हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है, इनके यहाँ इलेक्शंस की क्या इश्यूज हैं, इनको तस्लीम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, कौन कौन हारा हुआ और कौन कौन किस सीट पे बैठा हुआ। तो ये जो है ना उस मामले से हारना कोई बुरी बात नहीं है। हारना जरूर ठीक है, अगर मैं आपके साथ जो है ना इलेक्शन लड़ूँ और जो लोग जो है ना रिजेक्ट करते हैं, बावजूद इसके कि मैं ठीक हूँ, तब भी अगर रिजेक्ट कर दें तो मेरे सर आंखों के बजाय इसके कि मैं कुछ बेईमानी करके जो है ना उस सीट को ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है कामरान मुर्तज़ा साहब ये तो नहीं होगा, वो ऑडिट तो नहीं कराएंगे, ये तो आपको भी पता है। मतलब ट्राइब्यूनल्स बन गए हैं। बहरहाल पंजाब में एक ट्राइब्यूनल है जो 2 हफ्ते में 2 सिटिंग करता है। अगर उसमें भी आप खुश जाहिर नहीं हो सकते और सबको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, तो ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला मामला आप वकील आपको बेहतर पता है, ये तो अरसा तक चलता रहेगा। ऐसे ही हुकूमत चलेगी और ऐसे ही मामला चलेंगे, तो फिर चलेगा क्या? देखिए, फिर इस तरह से पाकिस्तान आगे नहीं जा सकेगा। ये जो पाकिस्तान को चलाने की जिन्होंने ठेका लिया हुआ है ना, वो पाकिस्तान को इनफेक्ट खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह से आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान
को आगे बढ़ने के लिए जो ना आपको आसपास खत्ते में देखना पड़ेगा कि जो मुल्क आपसे आगे निकल गए हैं, आपके साथ आजाद हुए थे मगर आपसे आगे निकल गए, उनमें और हमने क्या फ़र्क किया था। जब आप उसके ऊपर माइंड अप्लाई करेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा और उस फ़र्क को जान के जो है ना वो फिर आप आगे बढ़ें। अगर नहीं करेंगे तो फिर इस मुल्क के जो 25 करोड़ लोग हैं इनकी किस्मत में शायद इसी तरह के मामला हैं। वरना तो 1 अरब की आबादी या 1 अरब से ज़्यादा की आबादी वाले मुल्क भी जो है ना उनके पास जो है ना वो इतने एसेट्स बन गए हैं कि आप जो है ना वो हैरान होते हैं उनको देख के इतनी आबादी के बोझ के तले दबे हुए मुल्क से वो कितना आगे निकल गए और हम जो है ना उनसे आगे जा रहे थे। हम जो है ना कहाँ पे करें, हम अब मैटर ही नहीं कर रहे दुनिया की किसी उसमें मामला में। तो अगर हम असूल पे आ जाएंगे, दस्तूर पे आ जाएंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। सर उसूल और दस्तूर पे आने के लिए बहुत सारा कुछ तब्दील होना पड़ेगा और अंडू होना पड़ेगा, जिसके लिए मेरा ख्याल है कि नो स्पेस। बट बहुत शुक्रिया आपका कामरान मुर्तज़ा साहब, हैव अ वेरी हैप्पी ईद। मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया एंड आई होप दैट दिस ईद विल फाइंड यू वेल एंड सब जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत अंकल के लिए ईद मुबारक। सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, इन एनी केस उनके पास बहुत ज़बरदस्त रेज्यूमे है, वो इस सीट के अहल भी हैं, लेकिन क्या हम इंतखाबात जिस तरह सेनेट के हुए हैं उसमें उनको तो कोई ऐसी कोई I hope he will not be marred by it and he will not be marked against it, क्योंकि सेनेट ऐवान बाला है, इसका काम करना लाजिम है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब इज़ अ ग्रेट कैंडिडेट जिनको हमने देखा है कि वो आज जीते भी हैं, लेकिन जिस तरह से इंतखाबात हुए हैं, will that go down well in history? That remains to be seen. Thank you for watching the program. Have a happy Eid. We will see you after.